हम जब भी कोई नया गैजेट खरीदते हैं ना, तो उसके साथ एक लंबा चौड़ा मैनुअल आता है। पानी से बचाएं या हीट से दूर रखें जैसी बातें लिखी होती हैं इसमें। हाँ, और हम लोग वो वार्निंग एक बार तो पढ़ ही लेते हैं। एग्जैक्टली। पर मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के साइड इफेक्ट्स का मैनुअल है ना, उसको हमने सीधा डस्टबिन में डाल दिया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम द हेवी प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस से जुड़े सोर्सेज को अनपैक कर रहे हैं। देखना यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर जो कीमत चुकाई जा रही है, उसके पीछे का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। बिल्कुल। और सोर्सेज इस रियलिटी को बहुत शार्पली पॉइंट आउट करते हैं। अगर हम प्योरली डेटा की बात करें तो देखो, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं सिर्फ एक विजुअल प्रॉब्लम नहीं है। राइट। मतलब सिर्फ स्मॉग या धुंध की बात नहीं हो रही यहाँ। सबसे क्रिटिकल बात ये नहीं है कि ये गैसेस हवा में मौजूद है। तो फिर सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये गैसेस एनवायरनमेंट में आगे बिहेव कैसे करती हैं। अच्छा, क्योंकि बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं कि पोल्यूशन इज बैड और उसे एज़मा होता है या ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, पर इस चर्चा को फॉलो करने वाले ये बेसिक्स ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, हमें इसके थोड़ा और डीपर जाना होगा। वही तो, मुझे इस आइसोलेशन पर सवाल उठाना है। हवा और पानी को अलग अलग साइलोज में क्यों देखा जाता है? मतलब अगर हवा में टॉक्सिक गैसेस मौजूद हैं, तो क्या वो क्लाउड फॉर्मेशन के टाइम वापस पानी में मिक्स नहीं हो रही? ये तो पूरा एक क्लोज्ड लूप सिस्टम लगता है मुझे। ये बहुत सॉलिड ऑब्जर्वेशन है, और इस मैकेनिज्म को हम डायरेक्टली एसिड रेन के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ओह, यानी एसिड रेन वाला एंगल। एग्जैक्टली। ये SO2 और NOx गैसेस हवा में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। वेट, तुम टेक्निकली फैक्ट्री सिर्फ आसमान को पोल्यूट नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। वो अपने पोल्यूशन को बारिश के जरिए नदियों और झीलों में ड्रॉप कर रही हैं, जिससे वाटर बॉडीज का pH लेवल अचानक से गिर जाता है और एसिडिटी बढ़ जाती है। जिसका सीधा असर मछलियों और एक्वाटिक लाइफ पर पड़ता होगा। हाँ, पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगता है। तो एक तरफ से आसमान से एसिड रेन गिर रही है और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज अपना टॉक्सिक केमिकल वेस्ट डायरेक्टली नदियों में फ्लश कर रही हैं, बिना किसी ट्रीटमेंट के। हाँ, वही बिना ट्रीटमेंट वाला डिस्चार्ज सबसे बड़ा थ्रेट है। पर यहाँ इकोनॉमिक्स प्ले में आती है ना। आई मीन, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और फिल्टर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल तो हैं, फिर ये डायरेक्ट अनट्रीटेड डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? ये प्योरली एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का नतीजा है। देखो, एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलाने में ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। वो तो सिर्फ कॉस्ट कट करने के लिए ये सब हो रहा है। एग्जैक्टली। कई फैक्ट्रीज के लिए कंप्लायंस फॉलो ना करना और पकड़े जाने पर एक छोटा सा फाइन पे कर देना ट्रीटमेंट प्लांट चलाने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। वाह, ये तो काफी शॉकिंग है। इसको इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नलाइजिंग कॉस्ट्स कहते हैं। अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए वो लोग पोल्यूशन और हेल्थ हैजार्ड्स का फाइनेंशियल बर्डन पूरी सोसाइटी पर डाल देते हैं। ये कॉस्ट एक्सटर्नलाइजेशन वाली बात काफी डिस्टर्बिंग लगी मुझे। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ हवा और पानी तक तो लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं, जमीन पर भी इसका उतना ही खतरनाक असर होता है। वही मैं सोच रहा था कि अगर एसिड रेन और रिवर्स का पोल्यूटेड पानी जमीन में सीप कर रहा है, तो मिट्टी पर क्या असर पड़ता है? मेरे दिमाग में यहाँ एक एनालॉजी आ रही है। कैसी एनालॉजी? मिट्टी बेसिकली एक जायंट स्पंज की तरह होती है ना। जो भी केमिकल्स या सॉलिड वेस्ट हम उस पर डंप करते हैं, वो उसको होल्ड कर लेती है। बहुत सही एग्जाम्पल दिया। जमीन उन हेवी मेटल्स को, जैसे लेड, कैडमियम या आर्सेनिक को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। और फिर उसी जमीन पर खेती होती है। राइट। और जब उस पोल्यूटेड मिट्टी में खेती होती है, तो फसल की रूट्स उस पॉइजन को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो ये सिर्फ मिट्टी के फर्टिलिटी गिरने का इशू नहीं बचा अब। ये सीधा एक फूड चेन कंटेमिनेशन बन गया। बिल्कुल। हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी उस बेस पर टिकी है जिसे ये फैक्ट्रीज अपना डंपिंग ग्राउंड बना रही हैं। तो अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो सोर्सेज में काफ़ी कॉमन सजेशंस दिए गए हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल मशीन्स लगानी चाहिए और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स होने चाहिए। साथ ही पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना भी एक अहम सजेशन है उसमें। हाँ, पर अभी हमने उनकी कॉस्ट इकोनॉमिक्स की बात की। अगर रूल्स तोड़ना और फाइन देना सस्ता है, तो सिर्फ पेपर पर नियम बनाने से या बड़ी बड़ी मशीन्स इंस्टॉल करवा देने से ग्राउंड रियलिटी थोड़ी बदलेगी। बिल्कुल नहीं बदलेगी। और यही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है आज के टाइम पे। सिर्फ हार्डवेयर फिक्स काफी नहीं है यहाँ। क्योंकि मशीन्स तो बस इंस्पेक्शन पास करने के लिए भी लगाई जा सकती है ना। सही कहा। मशीन्स इंस्टॉल हो जाती हैं, पर कई बार उन्हें पावर ऑफ रखा जाता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बचाने के लिए।
इसलिए अब रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंसर्स और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी मॉडल्स पर जोर देना होगा। मतलब एक बुलेट प्रूफ सिस्टम चाहिए जो एक्चुअल में काम करे। हाँ, सिस्टम को फंडामेंटली ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा जहां पोल्यूशन कंट्रोल करना फाइन भरने से इकोनॉमिकली सस्ता और आसान हो जाए। मेक द राइट थिंग द चीपर थिंग। ठीक है, तो इन सब सोर्सेज को अगर समेटा जाए तो आखिर में क्लियर टेक अवे यही है कि हवा, पानी और जमीन तीनों डायरेक्टली एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। एक कंटामिनेटेड हुआ तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एग्जैक्टली और इन फंडामेंटल रिसोर्सेज की हेल्थ के बिना इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का कोई लंबा फ्यूचर नहीं है। मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हैं, पर जब फाउंडेशन ही अनसस्टेनेबल हो जाए तो ऐसी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में वैसे भी कोलैप्स कर जाएगी। यही सबसे बड़ा कैच है इस पूरी प्रॉब्लम का। पर चलिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव सोचें। हम हमेशा गवर्नमेंट रूल्स और फैक्ट्री रेगुलेशंस पर फोकस करते हैं, जो कि ऑब्वियसली ज़रूरी भी है। हाँ, पर मार्केट तो पूरे डिमांड और सप्लाई पर चलता है ना। क्या होगा अगर कल से मास लेवल पर यह तय कर लिया जाए कि पैसा सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर खर्च होगा जो स्ट्रिक्टली जीरो पोल्यूशन प्रोसेस से बने हैं? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। क्या कंज्यूमर बाइंग पावर का इकोनॉमिक प्रेशर अपने आप पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को एक ओवरनाइट शिफ्ट लेने पर मजबूर नहीं कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।